लास्ट क्लास मैंने और आपने IAS 10 किया था, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, और आज हम करने वाले हैं IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, which is basically IAS 16 tells you the treatment of non-current assets in a business. Okay, tangible non-current assets की बात कर रहा हूँ. tangible non-current asset का मतलब है एक ऐसा non-current asset जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ और वो मुझे नजर आ रहा है, राइट? IAS 16 lays the foundation of treatment of non-current assets in a business. ठीक है. टैंजिबल नॉन करंट एसेट की सबसे पहली बात तो ये है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज समथिंग एज एन एसेट. आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज आपका नॉन करंट एसेट है? मैंने कहा याद रखना, किसी चीज का नॉन करंट एसेट होने के लिए दो क्राइटेरिया मीट करना जरूरी है. टू क्राइटेरियाज. क्राइटेरिया नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ द एसेट कुड बी रिलायबली मेजर्ड. कोई चीज नॉन करंट एसेट उस वक्त होती है जब आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो. जब आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, नंबर 1. नंबर 2, वो एसेट उस वक्त क्वालिफाई करता है जब आपको ये पता है, इट इज हाईली प्रोबेबल कि आपको उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा. आप उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लोगे, यानी आप उस एसेट को इस्तेमाल करके उससे पैसे कमाओगे. तो सबसे पहली चीज इज, हाउ विल समथिंग बी क्वालिफाइड एज एन एसेट अंडर IAS 16? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे क्वालिफाई करेगा कि कोई चीज आपका एसेट है? नंबर 1, इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है. नंबर 2, इट इज प्रोबेबल कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो इनटू द बिजनेस. आप उससे फ्यूचर में पैसे कमाओगे, तब जाके वो एक एसेट क्वालिफाई होता है अंडर द कैटेगरी ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अगर एक कोई चीज एज एन एसेट क्वालिफाई हो जाती है, यानी उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो रही है, वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा, तो सबसे पहली चीज इज मेजरमेंट ऑफ द एसेट. मेजरमेंट ऑफ द एसेट का मतलब है आप एसेट की वैल्यू कैसे ड्राइव आउट करते हो. आप एसेट की वैल्यू अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कैसे करते हो. इसके दो तरीके हैं. दो तरीके से मतलब है इसके दो स्टेजेस हैं. देयर आर 2 स्टेजेस एसेट की मेजरमेंट के. नंबर 1, इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेज का मतलब है कि जैसे ही एसेट आपने खरीदा है, आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ द एसेट एट इनिशियल रिकॉग्निशन. जब आपने एसेट खरीदा है तो आप उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, राइट? एन आइटम रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट shall initially be measured at cost. जब आप एक एसेट खरीदते हो तो आप उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो ऑन कॉस्ट. अब ऑन कॉस्ट का मतलब है एक तो द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट प्लस ऑल कॉस्ट्स ऑन टू द एसेट टू ब्रिंग द एसेट इनटू द फर्स्ट वर्केबल कंडीशन. यानी इसके ऊपर जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है, जितना खर्चा लग रहा है टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स फर्स्ट यूज, वो सारा कैपिटलाइज होगा, वो सारा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने एक एसेट खरीदा, उस एसेट की परचेज प्राइस इज $100,000. जो एसेट मैंने खरीदा है वो बाहर किसी और मुल्क से, उसके ऊपर फ्रेट लेट से $10,000 लग रहा है. वो मेरी कंट्री में आने के बाद, मेरे फैक्ट्री में आने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस लग रहे हैं $30,000. तो मैं एसेट को 100,000 पे खाली रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड करूंगा ऑन कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट ऑन द एसेट टू ब्रिंग इट टू द फर्स्ट वर्केबल कंडीशन. सारी कॉस्ट जो इसके ऊपर लग रही है ना, टू ब्रिंग इट टू इट्स फर्स्ट यूज, वो सारा कैपिटलाइज होगा. यानी एसेट को $140,000 पे इनिशियली रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एसेट को $140,000 पे इनिशियली रिकॉर्ड करना पड़ेगा.
ये है एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन। जैसे ही आपने एसेट खरीदा है, कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट ऑन द एसेट टू ब्रिंग इट टू इट्स फर्स्ट यूज, सब कैपिटलाइज होगी। इसको कहते हैं स्टेज 1, इनिशियल स्टेज, यानी शुरू में जो एसेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद आता है सबसीक्वेंट मेजरमेंट। सबसीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है कि हर साल मैं एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करूंगा। तो सबसीक्वेंट मेजरमेंट के 2 तरीके हैं। हर साल कंपनीज अपने एसेट को 2 तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर सकती है। एक मॉडल होता है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल इज लाइक हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आप और मैं बचपन से फॉलो करते हुए आए कि एसेट एसओएफपी के अंदर कॉस्ट माइनस इट्स डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। Once an item of property, plant and equipment is recognized, it will then be carried at its historic cost, less accumulated depreciation, minus any other impairment losses. यानी एसओएफपी के अंदर हर साल मैं अपने एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करता हूं, जो हम नॉर्मली एसओएफपी में रिकॉर्ड करते हैं। हर साल एसेट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एनी इंपेयरमेंट लॉसेज इज नेट बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड होता है। ये इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे आईएएस 36 के अंदर। एक तरीका है कॉस्ट मॉडल। दूसरा एक और तरीका है जो कंपनीज यूज करती हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल। ऑल्टरनेट टू द कॉस्ट मॉडल, कंपनीज कैन अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ revaluing assets if they wish. If a company adopts the revaluation model, the carrying amount will be approximately equal to the fair value at the reporting date. इसका मतलब होता है कंपनीज हर साल अपने एसेट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से रीवैल्यू कर सकती हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि मैं जाके एसेट की मार्केट वैल्यू चेक कर लेता हूं, जो इसकी फेयर वैल्यू होती है, फिर मेरी जो नेट बुक वैल्यू होती है वो मेरी फेयर वैल्यू हो जाती है। तो बात को समझो, एक होता है एसेट की रिकॉग्निशन एट द इनिशियल स्टेज, जब आपने एसेट खरीदा, कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स फर्स्ट यूज, खरीदा जब आपने। फिर आगे हर साल एसेट को कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है। कुछ बिजनेसेस कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं। कॉस्ट मॉडल यूज करने का मतलब है हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज माय नेट बुक वैल्यू। उसमें अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो माइनस कर देता है। दूसरा तरीका इज द रीवैल्यूएशन मॉडल, जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। हर साल एसेट को अपनी विश के हिसाब से मार्केट या फेयर वैल्यू के ऊपर ले आते हैं। एसेट को रीवैल्यू करके चेक कर लेते हैं कि एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, फिर उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। ये पॉलिसी है और पॉलिसी बार बार चेंज नहीं होगी। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली कॉस्ट मॉडल यूज करना है। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली रीवैल्यूएशन मॉडल यूज करना है। कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आईएएस 16 करते हुए। If an asset is classified under a specific model, all other assets that fall under the same category must be classified under the same model. इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास 4 मोटर व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल 1, मोटर व्हीकल 2, मोटर व्हीकल 3, मोटर व्हीकल 4, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक मोटर व्हीकल के ऊपर कॉस्ट मॉडल लगाऊं और एक मोटर व्हीकल के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल लगाऊं। ऐसा नहीं होता। Assets under the same category will be classified under the same model. सारी मोटर व्हीकल्स एक कैटेगरी में आती है मोटर व्हीकल की, उन पे या तो कॉस्ट मॉडल लगेगा या रीवैल्यूएशन मॉडल लगेगा। मैं अलग अलग एसेट्स ऑफ द सेम कैटेगरी उनके ऊपर अलग अलग मॉडल नहीं लगा सकता। If an asset is subject to revaluation, then the entire class of the asset must be revalued. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मोटर व्हीकल को रीवैल्यू कर रहा हूं तो सारी मोटर व्हीकल्स पे रीवैल्यूएशन मॉडल लगेगा, सारी मोटर व्हीकल्स रीवैल्यू होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी के एक एसेट, एक कैटेगरी के एक एसेट को रीवैल्यू किया। नहीं, ऑल द एसेट्स अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी रीवैल्यूड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास
लैंड के 4 पीसेस हैं, ए, बी, सी एंड डी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ सी वाली लैंड को रीवैल्यू करूं, नहीं। इफ वन एसेट अंडर अ कैटेगरी इज रीवैल्यूड, सारे एसेट्स उस कैटेगरी में रीवैल्यू किए जाएंगे। अपनी मर्जी से किसी एक स्पेसिफिक एसेट ऑफ वन कैटेगरी को रीवैल्यू नहीं कर सकता। चाहे आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगाओ या आप कॉस्ट मॉडल लगाओ, एसेट्स सेम तरीके से डेप्रिशिएट होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रीवैल्यूएशन मेथड, whichever model that you use cost model, you use revaluation model, अगर डेप्रिसिएशन लगेगी तो एक ही तरीके से लगेगी। और इसके बाद दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको पिंक हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये पास पेपर में बहुत थरली यूज हुआ है। वंस एन एसेट इज रीवैल्यूड, एक बार एक एसेट रीवैल्यू हुआ, द डेप्रिसिएशन सब्सीक्वेंट टू रीवैल्यूएशन is calculated by dividing the revalued amount by the remaining life. इसका मतलब एक बार एक एसेट अगर रीवैल्यू हो चुका है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन सब्सीक्वेंट टू रीवैल्यूएशन, यानी उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट पे लगेगी। क्या मतलब? मैंने कहा इसका एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल एक एसेट था जिसकी कॉस्ट $100,000 थी और उस एसेट की लाइफ 5 इयर्स है। अगर मुझे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर निकालनी है तो कॉस्ट अपॉन लाइफ, ठीक है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो कॉस्ट इज $100,000 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, दैट इज 20,000 पर एनम। यह आ गई मेरी डेप्रीसिएशन, यानी ये मेरी ईयर 1 की डेप्रीसिएशन है। अब ईयर 2 से पहले क्या हुआ? द एसेट वाज रीवैल्यूड, एसेट इज रीवैल्यूड टू $120,000। एसेट रीवैल्यूड टू $120,000 है। तो अब जो ईयर 2 की डेप्रीसिएशन होगी ना, इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन सब्सीक्वेंट to revaluation. Please do not worry about the grammar in it. Depreciation subsequent to revaluation, इसका मतलब है depreciation revaluation के बाद कैसे लगेगी पता है? Revalued amount divided by the remaining life. यानी what's the revalued amount? 120,000 divided by what will be the remaining life? 4 years. क्योंकि एसेट की इनिशियली लाइफ 5 इयर्स थी, एक साल डेप्रिशिएट हो गया तो अगले साल में अब रिमेनिंग लाइफ 4 इयर्स बची है। दैट मीन्स माई डेप्रिसिएशन विल नाउ बी 30,000 पर एनम। इसके बाद अगर लेट्स से दोबारा एसेट रीवैल्यू होता है, लेट्स से 150,000 पे रीवैल्यू हो गया एसेट, तो अब जो अगले साल 3rd ईयर में लाइफ होगी वो कितनी होगी? 150,000 रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय 3 इयर्स। अगर रीवैल्यू होता है 3rd ईयर में, तो लेट्स से रीवैल्यूड अमाउंट इज 150,000, तो रिमेनिंग लाइफ विल बी 3 इयर्स, क्योंकि यहां 5 इयर्स थी, फिर 4 इयर्स हुई, फिर 3 इयर्स हुई, यानी हर साल डेप्रिसिएशन सब्सीक्वेंट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के बाद जो डेप्रिसिएशन होगी वो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट पे होगी। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं पास पेपर में कि एक मोटर व्हीकल 15 साल पहले लिया है, 5 साल की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो अब रिमेनिंग लाइफ 10 इयर्स होगी। रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग लाइफ, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन सब्सीक्वेंट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के बाद जो डेप्रिसिएशन लगती है बेटे, वो रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग लाइफ पे लगती है। ऑल अदर रूल्स आर फॉलोड एज स्पेसिफाइड इन कंपनी अकाउंट्स। बाकी कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो रूल्स होते हैं वो लगते ही हैं। यानी कंपनीज के अंदर इन दोनों मॉडल में से एक चूज करना जरूरी है, या कॉस्ट मॉडल होगा या रीवैल्यूएशन मॉडल होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक कैटेगरी के अंदर 3 एसेट है तो एक पे कॉस्ट मॉडल लगता है, एक पे रीवैल्यूएशन, ऐसा नहीं होता।
एक कैटेगरी के जितने एसेट्स होते हैं सब पे एक ही मॉडल लगता है। और अगर किसी कैटेगरी के अंदर एक एसेट आप रीवैल्यू कर रहे हो तो उस कैटेगरी के अंदर सारे एसेट्स रीवैल्यू होंगे। यानी अगर मेरे पास 4 मोटर व्हीकल्स हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ मोटर व्हीकल 3 को रीवैल्यू करूं, नहीं, फिर सारी एसेट्स इन द सेम कैटेगरी विल बी रीवैल्यूड। अपनी मर्जी से किसी एक कैटेगरी के अंदर के एक एसेट को रीवैल्यू नहीं कर सकते, वरना वो विंडो ड्रेसिंग में आता है, वो प्रॉब्लम है, दैट इज फ्रॉड। इसके अलावा IAS 16 के अंदर यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर एक चीज और भी टेस्ट होती है जिसको हम स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, जो हमने AS की डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था, स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, वो भी देख लेते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू व्हाट कैरिंग अमाउंट इज। कैरिंग अमाउंट कंपनीज के अंदर नेट बुक वैल्यू को कहते हैं। जो हमारी नेट बुक वैल्यू होती है ना, नेट बुक वैल्यू क्या होती है? द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी आपको याद होगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज नेट बुक वैल्यू, राइट? तो कंपनीज के अंदर नेट बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट का वर्ड यूज किया जाता है बस। तो अब हम कैरिंग अमाउंट का वर्ड यूज करेंगे इन कंपनी अकाउंट्स। This is the amount at which the asset is recognized in the statement of financial position, deducting any accumulated depreciation and any impairment loss from the cost. Basically, net book value is called the carrying amount in the language of International Accounting Standard. IAS की जबान में net book value को carrying amount कहते हैं। जो cost minus accumulated depreciation is my net book value, right? तो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन को आईएएस की जबान में नेट बुक वैल्यू नहीं कहते, कैरिंग अमाउंट कहते हैं, कैरिंग वैल्यू कहते हैं। और अब बात करते हैं स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट की। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट वो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है जो हमने एएस की डेप्रीसिएशन में पढ़ा था कि इट्स द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था, मैं आज वापस बता देता हूं कि दिस स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, राइट? एक ऊपर कॉस्ट की कैटेगरी होती है, ये रही कॉस्ट कैटेगरी, और एक डेप्रीसिएशन की कैटेगरी होती है, ये रही। तो जो कॉस्ट की कैटेगरी होती है इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ अ कॉस्ट अकाउंट, राइट? याद है आपको कि जो मशीन का कॉस्ट अकाउंट होता है वो कैसे बनता था? सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, द ओपनिंग कॉस्ट वैल्यू ऑफ द मशीन्स। फिर उसमें ऐड करते हैं अगर हमने कोई परचेज ऑफ एसेट किया है, तो अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है तो वो ऐड करते हैं। अगर कोई एसेट हमने डिस्पोज किया है तो उसकी डिस्पोजल ऑन कॉस्ट रिकॉर्ड होती है, ऑन कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस परचेज ऑफ द एसेट रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से डिस्पोजल को माइनस करते हैं, तो मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन यानी कॉस्ट का बैलेंस आ जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। यह आता है कॉस्ट का बैलेंस। तो यही तो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट का कॉस्ट सेक्शन है, देख लो। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस, व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस, ऐड करता हूं एनी एडिशन यानी परचेज ऑफ द एसेट, लेस करता हूं एनी डिस्पोजल यानी अगर मैंने कोई डिस्पोजल किया तो वो माइनस हो जाता है, तो मेरे पास क्लोजिंग कॉस्ट का बैलेंस आ जाता है। स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट। और कॉस्ट अकाउंट के बाद मेरे पास डेप्रीसिएशन का सेक्शन आता है, ये रहा, दिस इज माय डेप्रीसिएशन का सेक्शन। याद रहे कि डेप्रीसिएशन का सेक्शन is the vertical format of a provision for depreciation account. It's the vertical format of a provision for depreciation account. सबसे पहले आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग डेप्रीसिएशन का बैलेंस। इसमें ऐड करता हूं इनकम स्टेटमेंट यानी डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ऐड करता हूं। इसमें से डिस्पोजल की वैल्यू माइनस कर देता हूं,
डिस्पोजल की वैल्यू माइनस करने का मतलब है जितनी आज तक बिकने वाली मशीन पे डेप्रीसिएशन लगी है, द टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन द डिस्पोजिंग मशीन टू डेट, वो यहां पे रिकॉर्ड होती है, राइट। तो फिर मेरे पास फाइनली बैलेंस कैरीड डाउन आ जाता है, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मैंने क्या किया है, मैंने ओपनिंग बैलेंस के अंदर चार्ज फॉर द ईयर को ऐड किया है, इसमें से डिस्पोजल को माइनस करूंगा तो बैलेंस आ जाएगा। तो यही चीज तो डेप्रीसिएशन के सेक्शन में हो रही है। ओपनिंग बैलेंस, add charge for the year, less disposals is my closing depreciation का बैलेंस। और फिर हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट और डेप्रीसिएशन के बैलेंस को माइनस करते हैं। तो कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन का बैलेंस का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन का बैलेंस इज नेट बुक वैल्यू। याद रहे कि मैंने एएस में बताया था, दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट एंड दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द डेप्रीसिएशन अकाउंट। ऑल्सो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल नाउअडेज जो एग्जामिनर टेस्ट कर रहे हैं। इफ देयर इज एनी रीवैल्यूएशन ऑन द एसेट, अगर एसेट के ऊपर कोई रीवैल्यूएशन हो रही है तो इट इज शोन इन द कॉस्ट सेक्शन। ये जो ऊपर कॉस्ट सेक्शन है बेटे, ये वाला कॉस्ट सेक्शन, इस कॉस्ट सेक्शन में एसेट की रीवैल्यूएशन शो होती है। यानी इन शॉर्ट, अगर अपवर्ड रीवैल्यूएशन है तो ऐड होगी कॉस्ट सेक्शन में, अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन है तो वो सब्ट्रैक्ट होगी। अगर कोई रीवैल्यूएशन ऑन द एसेट है तो वो ऊपर कॉस्ट सेक्शन में हम इधर ही शो कर देते हैं, यानी एडिशन स्लैश रीवैल्यूएशन। ये वही एएस वाला स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है, व्हिच इज द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट एंड द डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या एसेट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो इन द बिजनेस, इफ इट्स प्रोबेबल तो वो एसेट है। सबसे पहले इनिशियल रिकॉग्निशन मेजरमेंट कैसे होगी, जब आपने एसेट खरीदा, कॉस्ट प्लस ऑल कॉस्ट ऑन द एसेट टू ब्रिंग इट टू द फर्स्ट यूजेबल कंडीशन, एंड देन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, यानी हर साल कैसे एसेट को रिकॉर्ड करना है। या तो कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लेस इंपेयरमेंट इज नेट बुक वैल्यू, या फिर हर साल एसेट अपनी विश के हिसाब से रीवैल्यू होगा। नॉट टू फॉरगेट देयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अलग अलग एसेट्स अंडर द सेम कैटेगरी के लिए अलग अलग मॉडल यूज नहीं होगा, एक ही मॉडल यूज होगा। एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक एसेट को आप अपवर्ड रीवैल्यूएशन नहीं कर सकते, उस कैटेगरी में जितने एसेट है सारे रीवैल्यू होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, depreciation subsequent to revaluation is on the revalued amount divided by the remaining life। अगर एक एसेट रीवैल्यू हो रहा है तो उसकी डेप्रीसिएशन निकलेगी revalued amount upon the remaining life। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, remaining life। ये मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चन में दिखा दूंगा। एंड देन कैरिंग वैल्यू और कैरिंग अमाउंट इज एक्चुअली द नेट बुक वैल्यू, जो आईएएस की जबान में नेट बुक वैल्यू को कैरिंग वैल्यू कहते हैं। एंड देन द स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, vertical format of the cost and the depreciation account. Do not forget, if there is any revaluation on the asset, show it in the cost section.